चलो, थॉमसन मॉडल पूरा हो गया था। जो चीजें अब तक बताई हैं वो क्लियर हैं? जो अब तक बताया है, बताओ क्या क्या बताया है। सबसे पहले क्या बताया है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हाँ, किसका? अच्छा अच्छा अच्छा, जो चार प्रॉब्लम्स है वो। अच्छा ठीक है। मतलब कुछ चार प्रॉब्लम बताई थी मैंने जिनको सॉल्व करने के लिए एटॉमिक मॉडल्स दिए गए हैं। पहली प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हेल्प से समझाना था। इस वजह से मॉडल्स पर काम हुआ। दूसरा आता फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हर एटम की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती है, ये बताना था। यानी कि फिर अरेंजमेंट कुछ अलग होगा ना फिर सबके इलेक्ट्रॉन का। वो तो आज हमें पता है, लेकिन पहले थोड़ी पता था। फिर इसके बाद एटम आपस में क्यों जुड़ जाते हैं, ऐसे क्या एटम को जरूरत होती है कि आपस में जुड़कर वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एटम के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, वो एब्जॉर्ब भी करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बाद में समझ में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी समझ में आएगा। हर एटम, हर दुनिया की हर चीज 0 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पर अपने अंदर से रेडिएशन निकालती है और रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती है। तो ये चार चीजें थी हमारी। तो थॉमसन मॉडल हो गया था हमारा, है ना। थॉमसन मॉडल हो गया था। और हमने काफी सारी वीडियोस भी देखी थी ना वीडियोस। कल एक वो पैडल व्हील की दिखाई थी घूमने वाली, देख ली थी वो, है ना। पैडल व्हील की दिखा दी थी ना कल। हाँ ना। एक और है पैडल व्हील की शायद, दो थी भी पैडल व्हील की, देखना ये वाली भी देखी क्या है क्या। ये वाली नहीं देखी होगी शायद, ये वाली नहीं देखी ना। तो ये कैथोड रे है हमारे पास, और दो प्लेट लगी हुई है यहाँ, है ना। तो ये फैन लगा हुआ दिख रहा है, फैन देखो बहुत कलरफुल सा है, देखोगे तुम अच्छा सा लगेगा, देखो घूम गया। इसका मतलब कैथोड रेस के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, जो प्रूफ करता है ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई जिसके पास क्या है, मास। ठीक है। ये दूसरा देखो कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम कलरफुल, फैन को रोटेट कर रहा है। ठीक है। हाँ, ये तो व्हील्स की दिखा रखी है ताकि मोशन दिखे हमें। ठीक है, ये तो व्हील्स की दिखा रखी है। चलो, मिलिकंस हमारा हो गया, कैनाल रेस वाला हो गया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाली वीडियो देख ली थी हमने, है ना। चलो, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिखना है नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम, थॉमसन मॉडल हमारा हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो एक्सरे। बहुत छोटी सी हेडिंग है, एक्सरे के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। एक्सरे, हेडिंग लिखो एक्सरे। एक्सरे के बारे में देखो, एक्सरे, एक्सरे होता भी तो है, एक्सरे करवाने जाते हैं तो वो एक्सरे की हेल्प से होता है। ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी, रोंजन। रोंजन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी, तो पहले तो ये पता होना चाहिए, रोंजन। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट कराया था कैथोड रेज का, कैथोड से कैथोड रेज निकलती है ना। तो अगर कैथोड रेज को एक हैवी मेटल पर गिरा दिया जाए, ये रहा, ऐसे मेटल जिनका एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि लेड, है ना, जैसे कि एजी एयू, जिनका एटॉमिक वेट काफी ज्यादा होता है, इन पर अगर कैथोड रेज को गिरा दिया जाए, ये वही एक्सपेरिमेंट है जो हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में करते थे, है ना।
तो जब इस पर गिराते हैं तो एक अलग टाइप की रेज निकलती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्स रेज। मेटल से टकराने पर एक अलग टाइप की रेज चलती है। ये एक्सपेरिमेंट वही चल रहा है हमारा भाई। यहां अगर मैं एक इलेक्ट्रोड लगा दूं, एक ग्लास ट्यूब लगा दूं भाई, ये तो रोटेशन होगा ही होगा। मेटल से टकराने पर एक स्पेशल टाइप की रेज बाहर आएंगी जिनको क्या नाम दिया जाएगा, एक्स रे नाम दिया जाएगा, एक्स रेज। मैथ्स जब पढ़ते हैं तो मैथ्स में कोई किसी भी चीज को एक्स मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम एक्स। तो जो रोंजन थे उन्हें स्टार्टिंग में इनकी ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता था, तो फिर ये सोच रहे थे इसका नाम क्या रखें, नाम क्या रखें, नाम क्या रखें। तो उनका कोई एक दोस्त था, मैं उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो भाई, एक्स रख दो, छोड़ो खत्म करो। तो एक्सरे नाम रख दिया। हालांकि आज तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज नोन है, इनका नाम चेंज किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि रोंजन ने डिस्कवरी की, उन्होंने नाम एक्सरे रखा था, तो फिर एक्सरे ही रहने दिया और आज भी एक्सरे ही चल रहा है। तो नाम रखने के पीछे का लॉजिक तो ये है। हाँ, मैथमेटिशियन था, तो इसलिए जो है आज भी क्या चल रहा है, एक्सरेज, है ना। इनके बारे में एक जानकारी मैंने आपको दी थी, इनकी हाईली एनर्जेटिक रेज है, हाईली एनर्जेटिक रेज, एनर्जेटिक रेज, ठीक है। कब क्रिएट होती हैं, जब कैथोड रेज को किसी भी हैवी मेटल पर गिराया जाता है, हैवी मेटल पर, तो वहां से निकलती है, ठीक है। इनका यूज किया जाता है, यूज कहां होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में यूज होता है इनका, किसी भी चीज की, जैसे ह्यूमन बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है ना। यहां देखो, बात एक मत करो, आपस में क्या बात कर रहे हो, आपस में नहीं, यहां देखो, बाद में कर लेना आपस में बातें, ठीक है। तो एक्सरे का यूज क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर भी तो एक्सरे बताती है, ठीक है। तो बस एक्सरे में इतना ही करना है। ये डिस्कवरी किसने की थी, रोंजन ने। कैसे क्रिएट होती है, कैथोड रेज को हैवी मेटल पे गिराया जाता है, और कैसी होती है, हाईली एनर्जेटिक रेज होती है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नोट करना है, करो नोट एक्सरे में, कहीं डालो। ना 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 ना, कैथोड रेज क्यों होती है, कैथोड रेज जब मेटल से टकराएंगी, टकराने के बाद मेटल के अंदर से, मेटल के सरफेस से एक अलग तरीके की रेज निकलेंगी, उसको बोला जाएगा एक्स रेज। मेटल से निकलेंगी जो, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उसका एटॉमिक वेट हैवी होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ताकि भारी मेटल होना चाहिए, है। पैरेलल क्या, हाँ, तो बीम में जाएंगी, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ऐसी जाएंगी बीम में एक साथ, ठीक है। कैथोड रेज पर नेगेटिव है, तो हैवी मेटल पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए हैवी मेटल क्या बनेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। कैथोड रेज कहां से निकल कर आ रही होंगी, कैथोड की तरफ से आ रही होंगी, इसमें गैस भर रखी है तो गैस में से भी आ रही होंगी, है ना, ये हमने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। बट हैवी, हैवी मेटल ये, अरे सुनो मेरी बात सुनो, इसको देखो, अभी मैं इसको डायग्राम ही रफ कर दे रहा हूं, ये तुम समझे नहीं, फिर देखो, एक्स रेज की डिस्कवरी किसने की थी, अब इसको समझो ध्यान से, रोंजन, है ना। ये जो आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट याद है, उसी को बना लो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। एक तरफ क्या बनाई थी हमने, कैथोड, एक तरफ क्या बनाई थी हमने, एनोड, है ना। इसको कहां से कनेक्ट किया था, हैवी वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। यहां क्या लगाया था आपको, वैक्यूम पंप, सेम डायग्राम बना लो और आसान हो जाएगा, वैक्यूम पंप, ठीक है। यहां ये था हमारा माइनस, ये था हमारा प्लस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड, इसको क्या बोल रहे हैं, एनोड। अब आपको क्या काम करना है, एनोड जब आप लेंगे, अब एनोड कैसा लेना है, हैवी एनोड लेना है, हैवी इलेक्ट्रोड लेना है, हैवी मेटल, कोई भी हैवी मेटल लेना है, या फिर डेंस मेटल, डेंस मतलब हैवी। अब आपको एक काम करना है इस एक्सपेरिमेंट में, जो आप एनोड लेंगे ना, उसको हैवी मेटल का बना देना बस, बाकी सारा एक्सपेरिमेंट सेम है। बाकी कैथोड रेस तो ऐसे चलेंगी, बोलो ऐसे तो चलेंगी कैथोड रेस,
वो एक्सपेरिमेंट अब भी चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे 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 जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक बात जो रोंजन ने ऑब्जर्व की, इससे पहले जो ना जे थॉमसन ने ऑब्जर्व की, ना इससे पहले विलियम क्रूक्स ने ऑब्जर्व की, वो क्या थी कि जब ये टकरा रही थी ना यहाँ पे, तो टकरा रही थी तो यहाँ पे साथ साथ एक रेज और बाहर आ रही थी, जिनको सिर्फ रोंजन ने ही ऑब्जर्व किया। और बोलो ये जो आ रही थी, इनका नाम क्या था? एक्स रेज। ये है पूरा डायग्राम, मैंने पूरा ही बना दिया। मैंने तब सिर्फ इतना बनाया था और पूरा बना दिया मैंने, ठीक है। हाँ पूरे बना लो आप, अब ये बना लो, है ना, कोई बात नहीं। इसी को ट्यूब में बंद कर दो, काटो मत, इसी को ट्यूब में बंद कर दो ना। एक इलेक्ट्रॉन बना के इसके ऊपर ट्यूब बना दो, इसी को ट्यूब में बंद कर दो। तो ये थी क्या हमारी, ये हमारी कैथोड रेज। उसी को एक इलेक्ट्रोड बना के ट्यूब लगा दो उसके चारों तरफ। हो गया, लिखो इसमें दो एक पॉइंट लिख लो। लिखो, रोंजन रोंजन डिड नॉट नो द नेचर ऑफ रेडिएशन। रोंजन डिड नॉट नो नेचर ऑफ रेडिएशन। इस रेडिएशन की बात कर रहे हैं, रेड कलर में जो बनाया मैंने। डिड नो नेचर ऑफ रेडिएशन, ही नेम्ड देम एक्स रेज। he named them x-rays. Second point, x-rays are produced x-rays are produced x-rays are produced effectively when electrons strike, when electrons ब्रैकेट में लिखना कैथोड रेज, when electrons ब्रैकेट में लिखना कैथोड रेज strike the dense metal anode, strike the dense metal anode, dense metal anode. Next point, these are not deflected by electric and magnetic fields. These are not deflected by electric and magnetic fields. Next point, they have very high penetrating power. They have very high penetrating power through the matter. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, that's why नेक्स्ट में that's why they are used to study, that's why they are used to study the interior of objects, to study the interior of objects.
ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के इंटीरियर के लिए भी तो एक्स-रे यूज होती है। चलो इसके बाद नीव हेडिंग लिखो, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले बताया था हेनरी बेकेरल। हेनरी बेकेरल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सुना है नाम रेडियो एक्टिविटी, है ना? तो मैंने बताया भी होगा शायद। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो टाइम के साथ अपने अंदर से रेज निकालते हैं और धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं, है ना? जैसे कि कोई भी आप एक काम करें, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लें, उसको लेड बॉक्स में रख लें ताकि इधर उधर रेज ना जाए, जहां से आपने ओपन किया सिर्फ उधर ही को जाए। और यहां लगा दें, एक ऊपर लगा दें फोटोग्राफिक प्लेट, जिस पर टकराने पर लाइटिंग क्रिएट होती है। यहां लगा दें दो प्लेट, एक प्लेट लगा दें प्लस और एक प्लेट लगा दें माइनस, ठीक है? और ऑब्जर्व करें। अभी देखो बाद में नोट करना, नोट बाद में क्या करो, समझाने के बाद, ठीक है ना? तो जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो पता चला कि इसमें से कुछ रेज तो इधर चली गई, कुछ रेज इधर चली गई और कुछ रेज बिना डिफ्लेक्शन की सीधी चली गई। जब हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि पोलोनियम, जैसे कि थोरियम, ये कुछ भी ले सकते हैं, जब उसका आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो उसमें से तीन तरीके की रेज निकलती हुई दिखी। कुछ प्लस की तरफ मुड़ गई, कुछ माइनस की तरफ मुड़ गई, कुछ सीधे चली गई। बताओ जो प्लस की तरफ मुड़ी उन पर खुद पर कैसा चार्ज रहा होगा? माइनस। और जो माइनस की तरफ मुड़ी पॉजिटिव। तो जब इनकी स्टडी की गई तो पता इनको नाम दिया गया अल्फा रेज, और देखा गया अल्फा रेज किससे मिलकर बनी है? अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल हमने कल पढ़ लिया है, He+2 को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। फिर जब इनकी स्टडी की गई तो पता चला कि इनको नाम दिया गया बीटा रेज। ये किससे मिलकर बनी है? ये बनी है बीटा पार्टिकल। इस पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव वाला पार्टिकल कौन सा होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ही थे। जो सीधे चली गई उन पर कोई चार्ज नहीं है, बोलो वो कैसी है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल है, इनको नाम दिया गया गामा रेज। और ये किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी हुई थी। गामा रेज नहीं है किसी पार्टिकल से, ये प्योरली क्या है? रेज। ये किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी हुई। बाकी दोनों बनी हुई है पार्टिकल से मिलकर, लेकिन गामा रेज नहीं बनी हुई। फिर इनकी पेनिट्रेशन पावर को देखा गया। पेनिट्रेशन पावर बोले तो कितना अंदर तक ये पेनिट्रेट कर सकती है, मतलब कौन ज्यादा किसी बॉडी के या किसी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकती है, कौन ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट कर सकती है। तो देखा गया गामा सबसे पावरफुल है। सबसे पावरफुल कौन सी है? गामा। फिर कौन सी है? बीटा। और फिर कौन सी है? अल्फा। बीटा की पावर अल्फा से 100 गुना ज्यादा है, गामा की पावर अल्फा से 1000 गुना ज्यादा है। मतलब जितना अल्फा पेनिट्रेट करेगा उसका 1000 गुना गामा अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा। तो गामा बहुत ही पावरफुल रेज है, ठीक है? तो ये था हमारा रेडियो एक्टिविटी के, है ना? बाकी रेडियो एक्टिविटी के जो और इस पे काम किया, वो काम किया था मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, इन्होंने किया था। और रेडियो एक्टिविटी पे जो काम किया था वो किया था मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी। तो वो हमें नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ इतना जानना था अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज ये किस किस पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उन पर क्या क्या चार्ज होता है, क्या गामा रेज भी पार्टिकल से मिलकर बनती है, बस इतना जानना है। और एक ये नाम जानना है, हेनरी बेकर, बस। और इसमें लिखना भी कुछ नहीं है, पेनिट्रेशन पावर का एक पॉइंट लिखा दूंगा बस, बनाओ इसको।
ये गिर रही है। ये तो एक प्लेट है, सिंपल फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक, जिस पे जाके टकराएंगी, लाइटिंग क्रिएट होगी, कोटिंग हुई है, हमें पता चल जाएगा हाँ ये आ गई है। इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट। हो गया। इसमें लिख लो, एक पॉइंट लिख लो इसमें। लिखो, द पेनिट्रेटिंग पावर, द पेनिट्रेटिंग पावर, द पेनिट्रेटिंग पावर of beta rays, of beta rays is nearly, is nearly 100 times more, 100 times more than that of alpha rays, than that of alpha rays, while that of gamma rays, while that of gamma rays is about, is about 1000 times, is about 1000 times more than 1000 times more than alpha rays, 1000 times more than अल्फा रेस। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिविटी। इसको मैं हटा देता हूं, हटा दो इसको, चलो इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे, एक इसकी वीडियो रेडियो एक्टिविटी की, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये वीडियो जो है हमारी। ये देखो, अल्फा पार्टिकल कहां तक पहुंच पा रहा है, बीटा पार्टिकल कहां तक पहुंच पा रहा है, और गामा रेस देखो कहां तक पहुंच पा रही है। किसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, गामा रेस की, है ना। देखो गामा रेस देखो कहां तक जा रही हैं। और एक बात और गौर करो, यहां इसमें से तो पार्टिकल निकल रहे हैं, इसमें से भी पार्टिकल निकल रहे हैं, इसमें पार्टिकल निकल रहे हैं गामा रेज में, इसमें पूरी वेव दिखाई दे रही होगी आपको, एक वेव चलती हुई दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब ये प्योरली रेज है, जबकि ये अल्फा रेज और बीटा रेज किससे मिलकर बनी हुई है, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, उन्हीं को इलेक्ट्रॉन्स को बीटा पार्टिकल बोला जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे चल रहे हैं। तो देखो क्लियर है पेनिट्रेशन का क्या मतलब है, काफी आगे तक जाएगी गामा रेस, बीटा रेस उससे कम और अल्फा रेस उससे कम। तो सबसे लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, अल्फा की, और सबसे मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर गामा की, और बीटा की दोनों से, दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया क्या चल रहा है। चलिए हाँ जी, तो इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सेटअप। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सेटअप। ठीक है, डायग्राम अभी मत बनाना, पहले मैं समझा दूंगा फिर बना लेना डायग्राम। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हेडिंग लिख ली, हेडिंग लिख ली क्या? ठीक है, अब देखो जो एक्सपेरिमेंट समझो। एक तो हमने लिया है बॉक्स, इस बॉक्स में रखा है वापस से फिर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बार बार रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों लेते हैं हम? ताकि उसमें से हमें अल्फा पार्टिकल मिले। जहां जहां हमें अल्फा पार्टिकल की नीड होगी वहां वहां हम क्या रख देंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख देंगे कोई सी, क्योंकि हमें पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कौन सी रेज निकलती हैं? अल्फा रेज। और अल्फा रेज किससे मिलकर बनती हैं? अल्फा पार्टिकल। तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहां से बताओ क्या निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, यहां से निकलेंगे अल्फा पार्टिकल। यहां एक स्लिट सिस्टम लगा दिया, मतलब एक पार्टीशन लगा दिया ताकि इधर उधर अल्फा रेज ना जाए, एक छोटे से एरिया में को होते के जाए, एक कंसंट्रेटेड एरिया में को बहुत पतली सी लाइन में को चल के जाए, है ना। इसको आप लेड प्लेट भी बोल सकते हैं, लेड का बना देंगे। लेड क्या करेगी? बाकी जो अल्फा रेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, आगे नहीं जाने देगी। फिर हमने एक सर्कुलर स्लिट लगा रखी है, फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है, सर्कुलर फोटोग्राफिक प्लेट, और इस पे की हुई है हमने कोटिंग। क्या की हुई है इस पे? कोटिंग। पूरे पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी है। कोटिंग बोलो क्यों कर रहे हैं? जर्डन सल्फाइड की कोटिंग, ताकि जब अल्फा पार्टिकल इससे टकराएंगे तो हमें पता चल जाए कि अल्फा पार्टिकल यहां से टकराए। और फिर हमने ये ली है वेरी थिन गोल्ड फॉइल, बहुत छोटी सी पतली पन्नी बनाई है गोल्ड की। गोल्ड स्वीट्स पे नहीं आती लगी हुई, एक तो सिल्वर की आती है, गोल्ड की भी आती है, बहुत पतली सी वर्क लगा होता है, चांदी का वर्क बोलते हैं, गोल्ड सोने का वर्क दोनों का आता है। तो उतनी ही पतली हमने गोल्ड फॉइल लिया है। अब इतनी पतली गोल्ड फॉइल ली है जिसमें 3-4 एटम हो गोल्ड के। गोल्ड की इतनी पतली शीट बनाई जा सकती है, क्योंकि गोल्ड की मेलिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा मेलिएबिलिटी की, शीट में कन्वर्ट होने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। तो गोल्ड की मेलिएबिलिटी बहुत बढ़िया है, गोल्ड की थिन शीट बनाई जा सकती है, और इतनी थिन शीट बनाई जा सकती है कि 3-4 एटम भी आ सकते हैं। तो हमने जो है एक फॉइल ले ली गोल्ड की। जब गोल्ड की फॉइल ली तो पता चला कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल का जो स्पॉट बना, जो लाइटिंग क्रिएट हुई, वो तो बिल्कुल बैकवर्ड पीछे की साइड क्रिएट हुई। यहां पर लाइटिंग क्रिएट हुई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे आ रहे हैं बिना किसी डिस्टरबेंस की। जब लाइटिंग यहां क्रिएट हो रही है तो इससे सीधा सीधा कंक्लूजन ये निकलता है कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल यहीं पर टकरा रहे हैं। फिर देखो कि भाई ऐसा नहीं है कि सारे पार्टिकल यहीं टकरा रहे हैं, कुछ पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ भी टकरा रहे हैं। एक आधा स्पॉट यहां भी मिला, एक आधा स्पॉट यहां भी मिला, कुछ पार्टिकल यहां भी टकरा रहे हैं, और कुछ पार्टिकल जो है जिस जैसे जा रहे हैं वैसे वापस भी आ रहे हैं। लेकिन ऐसे पार्टिकल की काउंटिंग बहुत कम है, 20,000 में से एक। बाकी मैक्सिमम बिल्कुल सीधे चले गए। कुछ पार्टिकल जो है, कुछ स्पॉट है बिल्कुल थोड़ा कुछ किसी एंगल पे मिल रहे हैं, यहां पे इधर इधर, एक आधा यहां पे भी मिल रहा है ना, एक आधा इधर भी मिल रहा है, और बहुत कम पार्टिकल जिस जैसे आ रहे हैं बिल्कुल उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। यह है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। अभी रदरफोर्ड लैब में बैठे हुए और एक्सपेरिमेंट को करा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में उन्हें सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, और जो ऑब्जर्वेशन वो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। उन्हें क्या क्या लिख रहे हैं? उन्होंने लिखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे जाकर टकराए हैं, क्योंकि मैक्सिमम लाइट सीधे ही क्रिएट हुई है। तो पहला पॉइंट उन्होंने नोट कर लिया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा कि बहुत कम पार्टिकल हैं, देखा कि भी बहुत कम स्पॉट बनने साइड में। उन्होंने देखा कि यहां इसका मतलब अल्फा पार्टिकल कम पहुंच रहे होंगे ना, भाई यहां ज्यादा पहुंच रहे होंगे, यहां पे कम पहुंच रहे होंगे, क्योंकि यहां पहुंचेगा तभी तो स्पॉट बनेगा, तभी तो लाइटिंग होगी। तो उन्होंने लिखा कि बहुत कम पार्टिकल हैं जो स्मॉल एंगल बनाते हुए ऊपर जाकर टकराते हैं, और इससे भी कम स्पॉट यहां देखने को मिले साइड में। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिख लिए। इन ऑब्जर्वेशन को देखकर अब वो बताएंगे कंक्लूजन कि इनके क्या क्या कंक्लूजन होंगे। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल का सीधे निकल जाना क्या प्रूव करता है? कुछ अल्फा पार्टिकल का स्मॉल एंगल से मुड़ जाना ये क्या प्रूफ करता है? 20,000 में से एक पार्टिकल का वापस आना, बिल्कुल 180 के एंगल से वापस आना, ये क्या प्रूफ करता है? ठीक, तो ये है हमारा सेटअप। इसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जर्वेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन। जो ऑब्जर्वेशन क्या था उसका एक्सप्लेनेशन। पहले ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, फिर लिखेंगे उनका एक्सप्लेनेशन। तो पहले डायग्राम बनाओ, और फिर हम पहले लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, और फिर लिखेंगे उनका एक्सप्लेनेशन। पहले ये डायग्राम बनाओ,
बहुत सिंपल सा डायग्राम है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हाँ हाँ, तो यहाँ भी लगा रखा है सिस्टम, यहाँ भी लगा देंगे हल्का फुल्का सा, यहाँ भी लगा देंगे, इधर लगा देंगे, है ना, उससे उससे पता चल जाएगा। बनाए डायग्राम। लिखो, बना लो बना लो। लिखो, फर्स्ट पॉइंट पहले लिखो ऑब्जर्वेशन, हेडिंग लिखो ऑब्जर्वेशंस। क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए, पहला ऑब्जर्वेशन लिखो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट अल्फा पार्टिकल, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास straight, pass straight through the foil, through the foil, through the foil without any deflection, through the foil without any deflection, without any deflection. Second point, few particles are deflected by, point number 2, few particle, FEW, few particle was deflected by small angles, was deflected by small angles, ब्रैकेट में लिखना लेस देन 90। क्या ये एंगल 90 से कम है? ये वाला देखो थीटा, ये एंगल 90 से कम है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल,
वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, ब्रैकेट में लिखना 1 in 20,000, 20,000 में से एक, 1 in 20,000, ब्रैकेट क्लोज्ड, बाउंस्ड बैक, बाउंस्ड बैक were deflected by, bounced back were deflected by almost 180 degree. ठीक है, पॉइंट नंबर 4। फिर ये देखा गया कि ये जो आपने मेटल रखी है, आपने कौन सी ली है, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल की जगह कोई ऐसी फॉइल बना ले मेटल की जिसका एटॉमिक वेट गोल्ड से ज्यादा हो, तो पता चला फिर डिफ्लेक्शन बढ़ जा रहा था। यहां डिफ्लेक्शन ये हुआ, हो सकता है उसमें डिफ्लेक्शन बढ़ गया और बढ़ गया। तो जैसे जैसे एटॉमिक वेट, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन increases with increase in atomic number of target metal, atomic number of target metal। ठीक है, चलो, तो ये हुए ऑब्जर्वेशन, ये हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। बताओ क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, लेस देन 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 20,000 में से एक 180 डिग्री से वापस आता है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट बढ़ता है वैसे वैसे डिफ्लेक्शन क्या होता है, बढ़ता है। नींद आ रही है और मजा नहीं आ रहा, सर नींद आ रही है, हैं? कह नहीं पा रहे पर देखो, चलो थोड़ा सा नींद खुल जाएगी। ये देखो, देख रहे हो ये स्पॉट बन रहे हैं। अल्फा पार्टिकल तो अभी फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो तभी दिखते हैं जब वो जाकर टकराते हैं, स्पॉट से पता चलता है। यहाँ तो दिखा रखा है, वरना फिर एनिमेशन का फायदा क्या। ठीक है, तो ये तो प्लम पडिंग मॉडल दिखा दिया कि प्लम पडिंग जैसे केक होता है उसमें वो चीजें रहती हैं, ऐसा होता है कुछ, है ना। तो मॉडल दिखा रहे हैं प्लम पडिंग मॉडल। ये रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने भी तो अपना मॉडल दिया था, लेकिन रदरफोर्ड ने पहले एक्सपेरिमेंट कराया अपना, और एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकले हैं उसके हिसाब से अपना मॉडल दिया है। तो रदरफोर्ड क्या करें, इन्होंने, ये तो गलत प्रूफ हो गया था। ये किसने गलत प्रूफ किया था, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने। देखो ये हमारा सोर्स है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ पे कोटिंग की हुई है, जब ये टकराएंगे तो टकराकर स्पॉट क्रिएट होगा, तो मैं पता लगाऊंगा कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल पहुंच गए हैं। देखो मैक्सिमम सीधे जा रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन होने, और एक वापस जाता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा होगा 180 डिग्री से ये जा रहा है ना। ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है, क्या है ये, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसमें से क्या निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल। ये बॉक्स में बंद करके रखा है, एक तरफ से इसको खोल देंगे ताकि एक तरफ से ही हमारी क्या है, अल्फा रेज आए। ठीक है, लेड बॉक्स में इसको रखा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम +2 आयन, तो क्या होता है हमारा अल्फा पार्टिकल। कल बताया था अल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, मास कल बताया था उसका कितना होता है, 4 प्रोटॉन के बराबर या 4 न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, तो ये क्या हमारी गोल्ड फॉइल है ना, ये गोल्ड फॉइल लगा दी हमने यहाँ पे। ठीक है, इस पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई जाएगी, अल्फा पार्टिकल को इस पे गिराया जाएगा और फिर इसका डिफ्लेक्शन देखेंगे। देखो यहाँ से ये अब आएंगे, यहाँ पे स्लिट लगा दी जो मैंने दिखाई थी, उसे लेड प्लेट की बना सकते हैं। स्लिट इस लगाइए ताकि इसी में से जाए फिर निकल के इधर उधर ना जाए। ठीक है, ये जा रहे अल्फा पार्टिकल, ये गोल्ड फॉइल से टकराए, मैक्सिमम सीधे निकलेंगे, कुछ डिफ्लेक्ट होंगे, 20,000 में से एक वापस आ जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है हमारे किसके, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के।
ठीक है। गोल्ड फॉइल का क्या काम है? गोल्ड फॉइल के अंदर क्या है? एटम। बस एटम की तो डिस्कवरी कर रहे हैं हम, एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर की तो स्टडी बात चल रही है। जब थॉमसन मॉडल गलत प्रूव हो गया तो कुछ फिर सही तो बताओ। किसी की बात को तुम गलत कहोगे तो फिर सही भी तो बतानी पड़ेगी, है ना। तो थॉमसन मॉडल तो गलत हो गया था, अब रदरफोर्ड सही मॉडल दे रहे हैं, तो पहले वो एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तब वो अपना मॉडल देंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आपके सामने। तो ये जो डायग्राम बनाया था क्लियर है, समझ आ गया, है ना। देखो मैक्सिमल पार्टिकल सीधे जा रहे हैं ना बिना किसी डिफ्लेक्शन के, और कुछ कुछ इधर जा रहे हैं। 20,000 में से एक पीछे वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा हो आप। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका भी क्या बना हुआ है, डायग्राम। ये हमारा एक्सपेरिमेंट। चलो, ऑब्जर्वेशन मैंने बताई दी, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। अच्छा, ये वाला भी डायग्राम वो सेम ही है दोनों, एनसीईआरटी में बना हुआ है ना। चलो, तो एक डायग्राम और बना सकते हैं। अब गोल्ड फॉइल को अगर हम जूम करें, मतलब अब रदरफोर्ड क्या करें, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। किसका? जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। जो चीजें कोई ऑब्जर्व करेगा बताएगा ना क्यों क्यों हुआ, तो वो एक्सप्लेन देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई गोल्ड फॉइल जो है, जो हमने थिन गोल्ड फॉइल ली है, वो इतनी थिन थी, उसमें बहुत ही कम एटम थे, बहुत ही कम एटम, 3-4 एटम। इतनी थिन गोल्ड फॉइल ली हमने, 4-5, 3-4 जितने भी हो। सेंटर पे बताओ क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। सेंटर पे न्यूक्लियस, अभी तो हमें पता है, तब नहीं पता था, ये तो मैं बना दे रहा हूं, तभी एक्सप्लेनेशन आएगा ना। अब रदरफोर्ड ही देंगे एक्सप्लेनेशन। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कैसे जाते हैं, बिल्कुल सीधे, बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकलते हैं, बिल्कुल। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के बिल्कुल सीधे निकलते हैं गोल्ड फॉइल से। कुछ अल्फा पार्टिकल जो, अब अल्फा पार्टिकल का स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, बताओ। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे, पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव, बताओ बताओ, तुम बताओ कितना पॉजिटिव। क्या नाम है तुम्हारा? छवि, सुहानी तुम्हारा? छवि। अब सुहानी में तुम्हारा नाम लूंगा बार बार, तुम्हें नींद आ रही है सुहानी, अब तुम एकदम जाग जाओगी। तो देखो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से होकर गुजरे उनमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला, उनमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से पास होकर जा रहे हैं उनमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, उनमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अब सोचो, अल्फा पार्टिकल पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये बताओ पॉजिटिव चार्ज किससे रिपल्सन ले सकता है? इसका मतलब न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन नहीं, अभी पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर, जो भी है न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला होता है, जो कि थॉमसन ने कहा था, अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला होता जो कि थॉमसन ने कहा था, तो क्या मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल जाते? लगभग सारे ही पार्टिकल रिपल्शन लेते, सारे पार्टिकल डिफ्लेक्शन लेते और इधर उधर बिखर जाते। अब क्योंकि सारे पार्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं ले रहे हैं, सारों में से कुछ ही ले पा रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे में नहीं फैला हुआ है, कहीं कोने बिल्कुल छोटी जगह फैला हुआ है। छोटी जगह क्यों? एक तो बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट ले पा रहे हैं और 20,000 में से एक वापस आ रहा है, मतलब जो भी न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम क्या है, बहुत कम। भाई अगर उसका, एक तो ये बात हुई कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में नहीं, ये तो बात तो क्लियर हो गई। ये कहां से क्लियर हुई? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है मैक्सिमम जो एटम है वो तो खाली है, उसमें कुछ नहीं है। दूसरी बात कि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल किससे होगा, पॉजिटिव से, क्योंकि खुद पर कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव है। अब क्योंकि बहुत कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव भी बहुत कम है, वो बहुत कम है, वॉल्यूम उसका कम है, सेंटर पे है, क्योंकि सेंटर से डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तीसरी बात, 20,000 में से एक वापस आ रहा है, तो ये फिर से प्रूव कर रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम है।
उसी पॉजिटिव चार्ज को जो सेंटर पे, उसी को नाम दिया था रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, जिसमें कि प्रोटॉन रहते हैं और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन। वो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से। तो ये ऑब्जर्वेशन है जो अभी बताए थे, और ऑब्जर्वेशन को देखकर एक्सप्लेनेशन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका कंक्लूजन क्या है, एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका मतलब वो जो भी पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत छोटा है, उसका वॉल्यूम कम है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, 20,000 में से एक वापस आता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, भाई बाकी वो छोटा जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटे वॉल्यूम में है और सेंटर पे। ठीक है। और जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हैं, मेटल का जो रखा है हमने गोल्ड फॉइल, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो बताओ प्लस प्लस का रिपल्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसलिए डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम भी आप बना सकते हैं, फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। यहां लिख लेना, बीम ऑफ एल्फा पार्टिकल्स, एल्फा पार्टिकल की बीम भेज रहे हैं हम, और ये है गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल बनाई है हमने, है ना, इसको जूम करके दिखाया, इसका मोलिकुलर व्यू है, स्मॉल लेवल पे देख रहे हैं, इसको जूम करके देख रहे हैं गोल्ड फॉइल में क्या चल रहा है। करो सुहानी, नोट करो, वहां नाम याद हो गया मेरे। एक को वापस जाता हुआ भी दिखा सकते हैं, एक अल्फा पार्टिकल को, तो वो मैं ऐसा बना दूंगा, बिल्कुल सामने ले जाएंगे ऐसे करके, ये जा रहा है, और इसी को ऐसे वापस ले आएंगे 180 से वापस, बाउंस्ड बाय 180 डिग्री। अब इसके बाद लिखना एक्सप्लेनेशन, इसके बाद हेडिंग लिखना एक्सप्लेनेशन। लिखो फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन में, ये 9th क्लास में भी था क्या एक्सपेरिमेंट, तो ये तो जानते हैं इसका मतलब, जानते हैं, एक्सप्लेनेशन भी जानते होंगे फिर तो, जो अभी बताया, बताओ जानते हैं, जानते हैं। चलो पहले एक्सप्लेनेशन लिखो, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताना। लिखो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। सेकंड पॉइंट लिखो, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट मास ऑफ द एटम, total positive charge and most mass of the atom is concentrated in a very small region, in a very small region
within the atom, within the atom known as nucleus, within the atom known as nucleus. Third point, the size of nucleus, the size of nucleus is very small, is very small as compared to the size of atom, the size of एटम. ठीक है, और इस पॉइंट के लास्ट में लिख लेना, इस पॉइंट के सबसे लास्ट में लिख लेना कि रेडियस ऑफ एटम इज एप्रोक्सीमेट, एप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट नहीं है, 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होती है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होती है. एटम की रेडियस 10⁻⁻10 के ऑर्डर में आएगी और न्यूक्लियस की आएगी 10⁻⁻15. ये डिफरेंस देख रहे हो कितना है, ये इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है. आप ये समझ लें एक फुटबॉल का जो ग्राउंड है, हमारे बाहर ग्राउंड है, इसमें फुटबॉल रख दें हम तो वो तो मानो न्यूक्लियस, और पूरे ग्राउंड को मानो एटम. इतना डिफरेंस है न्यूक्लियस में और एटम के साइज. फुटबॉल ग्राउंड को मानो एटम और फुटबॉल ग्राउंड के अंदर रखी हुई फुटबॉल को मानो उसका न्यूक्लियस. अब डिफरेंस देख लो कितना है, इमेजिन कर पा रहे हो कितना डिफरेंस होता है. इतना डिफरेंस होता है न्यूक्लियस में और उसके एटम, मतलब मैक्सिमम एटम खाली होता है, मैक्सिमम एटम होता है. ठीक है, चलो अब मेरा एक सवाल है, इसके बाद हम रदरफोर्ड का. अब देखो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कराया, रदरफोर्ड ने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा, रदरफोर्ड ने थॉमसन मॉडल के एक्सपेरिमेंट को गलत प्रूफ किया कि भाई अगर पॉजिटिव पार्ट पूरे एटम में फैला होता तो रिपल्शन सब जगह से मिलता. इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में नहीं फैला हुआ, तो थॉमसन का मॉडल गलत हो गया. तो फिर अब नया मॉडल दिया जाएगा, कौन देंगे? रदरफोर्ड. रदरफोर्ड नया मॉडल देंगे. अब रदरफोर्ड नया मॉडल देंगे जिसको बोलेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, आपने 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमने ये लिखा कि भाई मैक्सिमम एटम कैसे कहां चले जाते हैं? सीधे. भाई ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस. भाई ये मेरा सवाल है, जो सो रहे हैं वो उठ जाएं, जो सो रहे हैं वो उठ जाएं और जवाब दें कि भाई ये मैंने, मान लो मैंने एक एटम बना दिया और मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव. कल ही हमने प्रूफ किया है. मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं बिना डिफ्लेक्शन के. कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम एटम खाली है, तो खाली का मतलब ये कि उसमें कुछ भी नहीं है. भाई इलेक्ट्रॉन भी तो है. हाँ नहीं, बस पहले पूरा सवाल सुन लिया जाए फिर सोचा. मैं क्या कह रहा हूं, देखो इलेक्ट्रॉन तो है यहां पे, बिल्कुल है. मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है, जब प्लस प्लस रिपल्शन हो सकता है तो प्लस माइनस अट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता? जब प्लस प्लस रिपल्शन हो सकता है, न्यूक्लियस में प्लस है, अल्फा पर प्लस है, प्लस प्लस रिपल्शन, तो जब ये अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बगल में से होकर गुजर रहा होगा तो अट्रैक्शन से डिफ्लेक्शन क्यों नहीं हुआ? कि भाई इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अट्रैक्ट कर दे और डिफ्लेक्ट हो जाए. जब प्लस प्लस से रिपल्शन हो सकता है तो प्लस माइनस से अट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता? मैं ये पूछ रहा हूं. और जब प्लस प्लस से डेविएशन देखने को मिल रहा है तो प्लस माइनस से डेविएशन क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन भी तो है. मेरा सवाल समझ गए? सवाल समझ गए मैंने क्या बोला? मैंने बोला है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बगल से गुजरा, रिपल्शन लगा, अपने रास्ते से मुड़ गया. अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बगल से गुजरेगा, अट्रैक्शन लगेगा, तो ये क्यों नहीं मुड़ रहा अपने रास्ते से? ये है सवाल. अब बताओ जवाब.
सोचने वाली बात है भाई। भाई ये क्या बात हुई, प्लस से तो रिपल्सन है, माइनस से अट्रैक्शन क्यों नहीं लग रहा जी? लगना चाहिए ना। तो ये अपने न्यूक्लियस में है, इसमें क्या बात हुई? और हम यहां वो है, हम सीवीपीएस में है। नहीं, कुछ मजा नहीं आया। पैरा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी? तो उससे क्या होगा? रिपल्शन लग जाएगा। फिर तो दोनों ही नहीं होना चाहिए ना। अगर पेनिट्रेटिंग पावर है तो अगर अट्रैक्शन नहीं हुआ तो फिर रिपल्शन भी लगना चाहिए। बताओ सुहानी, तुम बताओ, चौंका दो इन सबको बताकर। सवाल समझ गए? तो देखो ये क्यों नहीं हो रहा, समझ लो। हमने गोल्ड फॉइल लिया है, एटॉमिक नंबर 79 के करीब होता है इसका। तो 79 गोल्ड का एटॉमिक नंबर है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होंगे? 79। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 79। या गोल्ड ना होता कोई और भी मेटल होता तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं, प्रोटॉन तो देखो न्यूक्लियस में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पूरे एटम में फैले हुए होते हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज तो फैला हुआ है और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है। तो जो चीज इकट्ठी है ना वो रिपल्शन ज्यादा लगाएगी, और जो चीज फैली हुई है वो अट्रैक्शन कम लगाएगी। इसको बोलते हैं पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी में पावर होती है ना, तो प्लस वाले तो बैठ गए एक साथ जुड़कर, तो वो सारे एक साथ मिलकर रिपल्शन देंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन ये अलग अलग घूम रहे हैं एटम में। अकेला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन नहीं दे पाएगा। अब आप बोलो ये क्या बात हुई सर? तो देखो यहां से प्रूव होता है, इतने सारे प्रोटॉन मिलकर इतना कम डेविएशन रिपल्शन दे पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा जी बताओ आप? इतने सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा बैठे हैं, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा लेके बैठे हैं, ये सब मिलकर भी बहुत हल्का सा डेविएशन दे पा रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्व किया था। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि अकेले अकेले घूम रहे हैं वो क्या अट्रैक्शन दे देंगे। इसलिए अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के न्यूक्लियस के रेस्ट ऑफ द पार्ट में, एटम के रेस्ट ऑफ द पार्ट में सीधे निकल जा रहा है। अट्रैक्शन उस पर लग रहा है लेकिन वो इतना कम है, डेविएशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो अब हैंड डालो। तो ये पॉइंट जो मैंने बोला है बस इसको तो ऐसे ही याद रखना। ठीक है, चाहो तो लिखाओगे इसको, ये याद रखोगे, इस बात को याद रखोगे। अच्छा अच्छा, एक सवाल और, अगर मैं गोल्ड की जगह एल्यूमिनियम ले लूं तो क्या दिक्कत है? एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, हो जाएगा तब भी। गोल्ड ही क्यों लिया? गोल्ड से कोई छोटा एटम ले लें, एल्यूमिनियम छोटा इन द सेंस इससे थोड़ा हल्का एटम, जैसे कि एल्यूमिनियम। चलो हमने किसी तरीके से मेलेबल्स को बना दिया, आज ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं वो बन सकता है, बना दिया, चलो फिर ये भी कर दिया, चलो ये भी काम सॉल्व कर दिया हमने। अब बताओ क्यों एल्यूमिनियम क्यों नहीं? ये एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक्सरसाइज में कि रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल को लिया जाता है, अगर हम एल्यूमिनियम को ले लें तो बताओ क्या होगा, ऐसे लिख रखा उन्होंने क्वेश्चन है। गोल्ड रिएक्टिव नहीं, गोल्डन रिएक्टिव नहीं है, बताओ बताओ भाई। हाँ जी, देखो ये लिखना है आपको, ये इसको जरूर लिखना नोट बना के। आप मुझे एक बात बताओ, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर बताओ क्या होता है? 13। और गोल्ड का सिंबल क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या बताया मैंने? 79। बताना कितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में? 13। 13 प्रोटॉन। यहां बताना कितने प्रोटॉन होंगे? यहां होंगे 13 प्रोटॉन और यहां होंगे 79 प्रोटॉन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता आपसे जवाब चाहती है, आपको जवाब देना होगा, तो जवाब आप दो। गोल्ड जब हमने एक्सपेरिमेंट में लिया तो रिपल्शन कैसा देखने को मिल रहा? बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत कम। 20,000 में से एक पार्टिकल 180 से बैक,
मतलब रिपल्शन है लेकिन बहुत कम। गोल्ड फॉइल में ये जो रिपल्शन देखने को मिला है, कितने प्रोटॉन से लग रहा होगा, कितने प्रोटॉन ये रिपल्शन दे रहे होंगे? 79, क्योंकि गोल्ड के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन बैठे हुए होंगे? ये 79 प्रोटॉन इकट्ठा मिलकर इतना रिपल्शन दे पा रहे हैं कि 20,000 में से तो एक वापस आ रहा है और कुछ डेविएट हो रहे हैं, मैक्सिमम सीधे निकल जा रहे हैं। इतना रिपल्शन है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जनता आपसे जवाब चाहती है, जवाब देना। 79 ने मिलकर इतना रिपल्शन दिया तो 13 इससे ज्यादा देंगे या इससे भी बहुत कम देंगे? क्या उसे ऑब्जर्व कर पाओगे फिर? तो फिर एक्सपेरिमेंट करने का कोई सेंस बनता है? तो उसने पहले एल्यूमिनियम लिया होगा, ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन बहुत कम आया होगा, फिर दूसरा मेटल लिया होगा, फिर तीसरा मेटल लिया होगा। जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमें बताया जाता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने वाला 10,000 बार ट्राई करके देखता है, इसलिए उसको साइंटिस्ट नहीं कहते। हमने तो पहली बार में बता दिया और वो वाला बता दिया जो सफल हुआ, जो सक्सेस हुआ। कितनी बार वो फेल हुए होंगे वो थोड़ी बता रहे हैं। पता नहीं कितने एटम उन्होंने मेटल जो है लगा के देखे होंगे। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चल, पता नहीं कितने मेटल उन्होंने लगा के देखे होंगे। सोचो ना, साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहली बार में करते हैं कि चलो भी ठीक, मुंह उठाते हैं और गोल्ड फॉइल लेते हैं, ये जो हो गया एक्सपेरिमेंट, जाओ भैया। वो पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपनी एक एक एक्सपेरिमेंट में, सालों लग जाते हैं। जिसको हमने 5-10 मिनट में पढ़ लिया, सालों लगे होंगे एक्सपेरिमेंट कराने में, सोचने में, कराने में। ये भी दिमाग में पता नहीं कैसा आया होगा कि गोल्ड लेना है, पहले पता नहीं कौन सी ऐसी मेटल ले ली होगी रैंडमली। ठीक है, तो ये तो नोट बना के आप लिखो कि we cannot use एल्यूमिनियम फॉइल, we cannot use, एक रीजन तो ये है ही मेलेबिलिटी वाला, मेन रीजन ये है, we cannot use एल्यूमिनियम फॉइल in this experiment, we cannot use aluminum foil in this experiment because in case of aluminum foil, in case of aluminum foil, very low deviation, very low deviation observed due to less atomic number, due to less atomic number। ब्रैकेट में लिख लेना प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 13, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इस पे लिखना सेकंड। ये कौन सा मॉडल है बोलो? सेकंड मॉडल है। पहला मॉडल बताओ कौन सा था? थॉमसन, सही है वो? गलत। तो दूसरा कौन सा है? रदरफोर्ड। लिखो सेकंड हेडिंग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हाँ हाँ ये भी गलत, इसके बाद है, उसके बाद भी है, फिर 4 है ना? 4, फोर्थ वाला आपके लिए नया होगा, और फोर्थ वाला ही है जो थोड़ा सा इनमें सब में खतरनाक, फोर्थ वाला ही है, मतलब बहुत है। फोर्थ वाला सही है अब तक है। हाँ बाकी तीनों गलत है, बाकी 2 हैं। पढ़ क्यों रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सही बात को जानने से पहले गलत भी तो जानना जरूरी है। ये बताओ, नहीं जानना जरूर, गलत जानना जरूरी नहीं है? अच्छा ये बताओ है जी, तो फिर तो सिलेबस कैसे हो जाएगा बहुत बड़ा। नहीं किसे नहीं, फिर तो सिलेबस बहुत लेंथी हो जाएगा ना। हम क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं, थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर तो रदरफोर्ड पे पूरी किताब ही बन जाएगी, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे किताब ही आती है, फिर वो किताब पढ़ना तुम बैठ के। हजारों टॉपिक है, फिर हजारों किताब पढ़ोगी। और अभी हम हैं 11th क्लास में, अभी हजारों किताब पढ़ने का हिसाब किताब है नहीं हमारा। अभी 2 बुक पढ़ लें वही बतेरी है, 2 बुक है ना आपकी, वही काफी है।
अभी 1 महीने में समझ में आ जाएगा आपके, है ना। अभी नहीं, अभी स्टार्टिंग में बोरिंग हैगा, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएगा, उसमें आपको अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि कैलकुलेशन है, और नीट वालों की में कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है थोड़ी थोड़ी उनकी, है ना। कोई बात नहीं, तो इसमें कैलकुलेटिव पार्ट आने वाला है, तो चैप्टर तो देखो ये भी करना है, बच्चों की थोड़ी आप, है ना भैया। जो नीट की तैयारी कर रहे हो आपको बोरियत वर्ड हटाना पड़ेगा, नीट मतलब डॉक्टर, आपको डॉक्टर बनना है भैया, डॉक्टर ऐसे थोड़ी बन जाते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी जी तोड़, 2 साल, 2 साल जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जो चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा पढ़ना पड़ेगा, नींद आ रही जागना पड़ेगा, चाहे कैसे जाओ, मिर्च खा लो, अब मैं मिर्च लाया करूंगा, जैसे कोई सोया वो मिर्च दे, ये जो भागा फिरेगा स्टूडेंट इधर उधर भागे फिरेंगे फिर। चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसका, द एटम हैज वेरी स्मॉल the atom has very small nucleus, very small nucleus containing total positive charge, containing total positive charge and most mass of the atom. ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दिस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट this nucleus is present at the center of atom. This nucleus is present at the center of atom. Third point, electron revolves around the nucleus with a very high speed, in circular paths called orbits, Next point, the atom is stable due to electrostatic attraction between nucleus and electrons, electrostatic attraction between nucleus and electrons. ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अगर मैं आपसे कहूं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम, रेशियो बता सकते हो कितना आएगा? न्यूक्लियस बताओ कितना आया था, एटम बताओ कितना आया था, बताओ कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगा 10⁻⁻⁵। ये लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में बना के लिख लेना, फोर्थ फिफ्थ जो भी पॉइंट हो, रेशियो ये आता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 4/3। ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट, लेकिन चाहो तो एक बार
इंटू 10⁻³ इंटू ए की पावर 1/3, जहां पर ए है हमारा मास नंबर, मास नंबर ऑफ एटम, यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर। अगर आपको किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है ना, तो ये फॉर्मूला रख दो, रेडियस आ जाएगी। हाँ, ए मास नंबर है, मास नंबर नहीं होता, मास नंबर ऑफ एटम। ठीक है, हो गया। कुल मिला के बेसिकली रदरफोर्ड ने जो एटम्स को माना था, पता क्या माना था कि ये जो आप चैप्टर चल रहा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इस पे पूरी सब्जेक्ट बने हुए, पूरा जो है इसका ये अलग ही सब्जेक्ट है पूरा। मतलब अगर इसको डेली लाइफ से कनेक्ट कर लेना तो बहुत ही जबरदस्त चीजें निकल के आएगी। मैं बताऊंगा आगे, मैं बताऊंगा ना तो आप सोच के हैरत करोगे, अच्छा ये भी होता है। अभी मैं बेसिक बता दूं, फिर मैं आपको इसमें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, सोच आप सोचते रहोगे, एक हफ्ता सोचते रहोगे यार ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, और होता है वो, देखो बताऊंगा मैं आपको। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना। चलो, तो देखो रदरफोर्ड ने बेसिकली क्या कहा था, रदरफोर्ड ने ये कहा था सोलर सिस्टम कैसा होता है, सेंटर पे क्या होता है सन, उसके चारों तरफ क्या घूमते हैं प्लैनेट्स। मान लो हमने अर्थ ले लिया, ठीक है। वैसे तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि सन तो खुद भी चल रहा है ना, सन भी तो चलता है, नहीं चलता, ये सही नहीं है वैसे। वो प्लेनेट ऐसा होता है कि ये सन है जो चल रहा है, इसके चारों तरफ प्लेनेट चल रहे हैं, ये है असली। ऐसे मतलब सन भी आगे बढ़ रहा है और चक्कर लगाते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं, रियल तो ये है। और गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है सन, ये है रियल जो है। लेकिन अगर सन के हिसाब से देखें तो सन सेंटर में है और उसके चारों तरफ क्या है। अब हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो सेंटर पे सन है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, बिल्कुल यही बनाया था। अब बताओ, अर्थ और सन के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अर्थ और सन के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसको कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगेगा। जब हम मोड़ पर जाते हैं, बाइक से मुड़ते हैं या कार से मुड़ते हैं, बाहर की तरफ फोर्स नहीं लगता। तो जब हम सर्कल में घूमते हैं ना, तो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे और इस तरीके से अर्थ अपने पाथ पर चलती रहेगी। तो रदरफोर्ड कह रहे हैं कि भैया ऐसे ही है मॉडल, बिल्कुल इसके सेम, है ना। उन्होंने कहा जैसे सन है तो यहां सेंटर पे बोलो क्या है, न्यूक्लियस। जैसे ये अर्थ है तो यहां पर क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन। जैसे वो अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रही है, ये भी किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर। इसको क्या नाम दिया उन्होंने, ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। जैसे वहां ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ कैसा फोर्स है, न्यूक्लियस पे तो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, यहाँ माइनस। तो ये कौन सा फोर्स आएगा बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्लस माइनस की वजह से फोर्स लगता है, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किससे बैलेंस होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। ये क्या है, सोलर सिस्टम। ये क्या है, एटम का मॉडल। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो ये नोट बना के डायग्राम बना लेना कि कंक्लूजन तो ये दिया था रदरफोर्ड ने, ऐसा है एटम। ये क्या है हमारा, एटॉमिक मॉडल। ये है एटॉमिक मॉडल बाय रदरफोर्ड, एटॉमिक मॉडल बाय रदरफोर्ड। दोनों बनाओ, इक्विवेलेंट लगाए ना बीच में, मतलब ये क्या है हमारा, सोलर सिस्टम। तभी तो पता लगेगा सोलर सिस्टम के बराबर जैसा माना है। इक्विवेलेंट लगाया मैंने, इक्वल नहीं लगाया, इक्विवेलेंट।
ये बना लिया। अब इस मॉडल में भी कुछ कमियां हैं, है ना। इस मॉडल में भी क्या है, कुछ कमियां हैं। तो अब वो कमी देख लेते हैं, इसको हटा दो। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो किसकी तरह है, सोलर सिस्टम की तरह है। सन का रोल कौन प्ले कर रहा है, न्यूक्लियस। प्लेनेट्स अर्थ का रोल कौन प्ले कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वो भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया गया है, ऑर्बिट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, ये तो आपके कोई किसी काम का नहीं है। देखो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको लिखाया, पढ़ना एनसीईआरटी कौन सा क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, इसको पढ़ो एक बार। ये तो लिखा अभी हमने नोट बना के, एनसीईआरटी बुक ले ली क्या, है ना। तो उसमें देखा करो जो मैं क्वेश्चन कराता हूं, घर जाके देखा करो, है ना। देखो पढ़ो जरा क्वेश्चन, क्या इसका आंसर लिख सकते हैं क्या आप। लिख सकते हैं ना, अभी लिखाया थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलो अब लिखो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या कमियां थी। देखो पहली कमी तो इसकी ये थी, देखो रदरफोर्ड के बाद बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये बताया कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेशन का मतलब समझते हैं, एक्सेलरेशन का मतलब समझते हैं, फिजिक्स में एक्स है एक्सेलरेशन वेलोसिटी। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो एक्सेलरेशन के दौरान वो कुछ एनर्जी एमिट करता है रेडिएशन के फॉर्म में। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद ये थ्योरी आई, क्या थ्योरी थी, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो एक्सेलरेट होने के दौरान वो रेडिएशन एमिट करता है ना। कैसे एमिट करता है, देखो यहां पे ऐसे एमिट करता है, ऐसे एमिट करता है। देखना थोड़ी छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा इसमें। देखो ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हैं हम और इसमें से रेडिएशन निकल रहा है एनर्जी के फॉर्म में, है ना। रेडिएशन निकल रहा है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है इसको तुम आगे देखो, मैं मुझे ये बताना ये था कि ये जो देखो चार्ज पार्टिकल है इसको मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशन हमारा बाहर आएगा, जो रेडिएशन होगा एनर्जी के फॉर्म में बाहर आएगा। बस इतनी जब थ्योरी आई तो अब ये कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड के मॉडल पे लगाया गया कि भाई जब चार्ज पार्टिकल है ये कंफर्म है जब वो एक्सेलरेट होगा, तो ये पॉइंट तो मैं डिक्टेट कर दूंगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है वो एक्सेलरेट होता है तो अपने अंदर से वो एनर्जी निकालता है रेडिएशन के फॉर्म में। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट हम रदरफोर्ड के मॉडल पे लगा देखते हैं। ये रहा हमारे सेंटर पे न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो जब कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है नहीं होता। ये तो ये 10th में पढ़ा देते हैं शायद। अब वो स्पीड के वेरिएशन की वजह से नहीं होता, वो डायरेक्शन चेंज करने की से होता है। वेलोसिटी तो भले ही कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है क्या, यहां ये थी, यहां ये थी, यहां ये थी। अब क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन में भी चेंज होता है तो हम उसे चेंज हुआ मान लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूं अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी घूम रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन फिर भी है। ये तो फिजिक्स है,
और अगर इसमें एक्सेलरेशन है, अब वो लगाना वो वाला प्रिंसिपल यहां पर, अगर इसमें एक्सेलरेशन है, क्या ये भी अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा एनर्जी के फॉर्म में, अपनी एनर्जी को कम करेगा? और अगर इसकी एनर्जी कम हुई तो न्यूक्लियस बैठा हुआ है इसको खींचने के लिए, क्योंकि प्लस माइनस में क्या लगता है, अट्रैक्शन। तो प्लस जो न्यूक्लियस इसका पूरा फायदा उठाएगा एनर्जी कम होने का, और क्या करेगा, इसको अपनी तरफ करना शुरू कर देगा। और धीरे 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 जब ये लगातार एनर्जी निकालता जाएगा और ये खींचता जाएगा, तो धीरे 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 इलेक्ट्रॉन को कहां पे जाके गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस। लेकिन क्या दुनिया के कोई भी एटम में ऐसा होता है? नहीं। अगर ऐसा होता, क्या दुनिया को कोई भी एटम एग्जिस्ट कर पाता? नहीं। अब एटम एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में कोई कमी है। अगर वो थ्योरी गलत नहीं थी जो अभी मैंने बताई कि चार्ज, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया था, मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर बहुत काम किया था, रेडिएशन पर, आगे बताऊंगा मैक्सवेल के अंदर। तो वो तो थ्योरी गलत नहीं थी, इसका मतलब गड़बड़ रदरफोर्ड के मॉडल में है, कुछ कमी है इस मॉडल में। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या कहां थे हम, थॉमसन मॉडल में, कि बीज की तरह धसा होता है एटम के अंदर। अब कहां है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन अब वो भी गलत आ रहा है। पहले तो हमने गलत प्रूफ करा उसको कि बीज की तरह धसा होता है, उसको गलत प्रूफ करा। अभी गलत प्रूफ कर दिया उसको कि चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमता, अब इसको भी गलत कह रहे हैं हम। तो फिर कैसा, फिर वो आगे भी देखेंगे फिर क्या है। तो पहले ये दो लिमिटेशन ड्रॉबैक लिखेंगे रदरफोर्ड के, और फिर हम आगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जरा लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट ड्रॉबैक लिखो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को प्रूव किया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, if a charged particle, according to Maxwell theory, if a charged particle moves with acceleration, if a charged particle moves with acceleration, it emits energy, it emits एनर्जी। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट जो मैक्सवेल ने दिया, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो वो एनर्जी निकालेगा। दूसरा पॉइंट, इन रदरफोर्ड मॉडल, इन रदरफोर्ड मॉडल द इलेक्ट्रॉन इज इन रदरफोर्ड मॉडल द इलेक्ट्रॉन इज इन accelerating motion, accelerating motion, so it should release energy continuously, so it should release energy, so it should release energy continuously, and due to this, the electron should collapse, and due to this the electron should collapse into the nucleus, collapse into the nucleus following a spiral path, following a spiral path, but it does not happen, but it does not happen, and Rutherford could not, and Rutherford could not explained it, and Rutherford could not explained it, Rutherford उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये वाला डायग्राम बना लो जो भी मैंने बताया था,
ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर पाथ में घूमेगा और स्पाइरल पाथ को बनाता बनाता कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, इसलिए वो धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है ना। ये बना लो स्पाइरल पाथ। इसकी एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी और धीरे धीरे ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। ठीक है, ये ऐसे से जा रहा है ना, एरो के साइन लगा लेना, वही ऐसे ऐसे जा रहा है ये। लास्ट पॉइंट लिखो रदरफोर्ड का। दिस मॉडल was also this model was also unable to explain the electronic structure, unable to explain the electronic structure with the atom, electronic structure within the atom, within the atom, एटम के अंदर क्या स्ट्रक्चर है ये नहीं बता पाए रदरफोर्ड, या ना ये मॉडल ही एक्सप्लेन करता। ठीक है, क्या हुआ, थक गए। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो फिर इसी बात पर, आपने मना किया है तो ये लो नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने पेश है। और है ये क्या आ गया, हाँ, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब ये तो मॉडल गलत हो गया, कौन सा, रदरफोर्ड, तो फिर कोई सही आएगा ना। अब सही किसने दिया था, लिखा कहीं नाम नहीं, लिख रहा नहीं, दिख रहा यहाँ पे, ये थोड़ा बोहर, ये थोड़ा, ये रे नील बोहर है ना, बोहर ने दिया था सही मॉडल। फिर बोहर का भी गलत आएगा, लेकिन बोहर का पूरा गलत नहीं है, उनका तो, इन दोनों का तो पूरा ही गलत था, बोहर का नहीं है पूरा गलत। फिर उस एक्सपेरिमेंट से ही, लेकिन कंक्लूजन तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ना चीजों को। अब मैक्सवेल ने थ्योरी फेंक दी एक, करो भैया एक्सप्लेन, अब वो नहीं बता पा रहे रदरफोर्ड। मैक्सवेल ने कहा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो तुम कह रहे हो, कह रहा हाँ यार गिर जाना चाहिए, तुम बताओ क्यों नहीं गिरा, यार समझ में नहीं आ रहा, नहीं बता पा रहे। तो फिर बताया था बोहर ने, लेकिन बोहर ने एकदम नहीं बताया, बोहर थोड़ा चालाक आदमी थे, उन्होंने नहीं दिया। बोहर ने पहले कुछ थ्योरीज का वेट किया, थोड़े चालाक थे वो, उन्होंने कहा कि भाई हम अभी एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं, अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी देखते हैं कुछ एक दो थ्योरीज और आ जाए, वेट करते। तो बोहर के मॉडल से पहले कुछ थ्योरीज आई थी, कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे, इसमें लिखा है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल्स ऑफ एटम। तो क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, तो भैया दो डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं हमें, दो डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। एक तो है हमारा डुअल कैरेक्टर, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएमआर,
इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMR। जितने भी दुनिया में जितनी भी रेज है ना, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट का यहां आना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सन से अर्थ पर सनरेज का आना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हीट का हमारे पास आना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अल्ट्रावायलेट रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इन सबका कंबाइनिंग नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, यहां क्या लिखा है ये वर्ड डुअल कैरेक्टर, इसका क्या मतलब है? दो दो कैरेक्टर, ऐसे आपस में कह देते ना, ये तो बहुत खतरनाक, ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये इसके तो दो चेहरे हैं, मेरे सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, ऐसे बोल देते हैं कि मेरे सामने तो पता नहीं क्या बात करता है और जब मैं चला जाता हूं ना तो पता नहीं क्या क्या कहता है। जैसे इंसान की तो गिनती नहीं है कितने चेहरे, इनके तो बेचारों के दो ही है ना, इंसानों की गिनती नहीं है कितने चेहरे हैं, इसकी इनकी तो दो ही है, दो चेहरे हैं बेचारों के इनके। किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। फिर एक चीज आएगी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब ये क्या चीज है? ये क्या सर, इतने हैवी हैवी वर्ड लिख दिए भैया, समझाएंगे इनको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। स्पेक्ट्रम नहीं होते, स्पेक्ट्रम, विबग्योर भी तो स्पेक्ट्रम है, उसी की तरह एटम का भी स्पेक्ट्रम होता है, पढ़ेंगे आगे चल के। तो डुअल करेक्टर की क्या बात है? डुअल करेक्टर की बात है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इसकी दो करेक्टर होते हैं। एक होता है वेव, एक क्या होता है? वेव, वेव नेचर। मतलब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं सनलाइट, ट्यूबलाइट, हीट लाइट, सनलाइट, कोई सी भी लाइट जो आप सोच सकते हैं, कोई भी रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं वो वेव है, कुछ कहते हैं कि नहीं वेव नहीं है, कुछ कहते हैं कि नहीं वो तो पार्टिकल है। वो है पार्टिकल, मतलब पार्टिकल हैं बहुत सारे, वो चलते हैं एक साथ मिलके, कुछ पार्टिकल नेचर को की बात करते। तो भैया ये दो नेचर हैं इलेक्ट्रोन, अब कौन सी सही है ये तो खैर आज तक क्लियर नहीं हो पाया, बता दें। तो दोनों को ही सही मानते हैं क्योंकि दोनों के प्रूव है, दोनों की क्या क्या प्रूव है। वेव नेचर को प्रूव करने वाले दो एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत फेमस हैं, शायद आपने नाम सुना हो या ना भी सुना हो, ऐसा भी हो सकता है ना सुना हो। एक तो है हमारा डिफ्रैक्शन, सुना है नाम? सुना है डिफ्रैक्शन का नाम? मैं बताऊंगा आगे चल के। एक है इंटरफ्रेंस, ये भी सुना है नाम? ये भी हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने वाली ये वो है फेनोमिना है, करने वाली दो फेनोमिना है। एक तो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब पढ़ेंगे हम। और एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हो सकता है इसका नाम सुनो, सुना है इसका नाम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो कुछ फेनोमिना है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन होती हैं और कुछ फेनोमिना है जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती है। मतलब ये जो सनलाइट, ये जो ट्यूब से लाइट निकल रही ना, ये वेव है या पार्टिकल, आज तक क्लियर नहीं है। दोनों ही मानते हैं फिर भैया इनके तो दो चेहरे हैं, एक वेव और एक पार्टिकल। तो पहले ये तो मैंने ओवरव्यू बताया, आगे का हम क्या पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद इनका मॉडल आएगा, बोहर का मॉडल आएगा, फिर वो थर्ड मॉडल होगा हमारा। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले हम इसको पढ़ेंगे, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव क्या होती है। पहले तो वेव पढ़ेंगे फिर ईएमआर पढ़ेंगे, पहले वेव तो जान ले हम क्या होती है। तो ये सारा लिखे, फिर एक नई हेडिंग लिखेंगे वेव। पहले वेव जानेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जानेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले ये लिखें
हाँ बिल्कुल ऐसे लिखो, यहां स्पेस नहीं तो मैंने इधर रख दिया, आप कहीं इधर लगा लेना। ये पूरा जितनी भी सारी चीजें मैंने लिखी हैं ये सब पढ़नी है हमें। लिख लिया ये सब? हो गए? एनसीईआरटी बुक सबने ले ली? लाते हैं एनसीईआरटी बुक? लाते हो? अच्छा ठीक है, चलो। थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक देख लेते हैं ना, एनसीईआरटी बुक में दिखाना है। देखो, मैंने पहले ही दिन बोला था कि आपको रीडिंग करनी है, अभी की है कुछ रीडिंग? किसने बिल्कुल नहीं की? सर हमने तो नहीं की, बिल्कुल भी ईमानदारी से बता रहे, हम झूठ नहीं बोलते। आप चारों ने की? आप चारों ने की रीडिंग? मैं ही तो पूछ रहा हूँ, आपने भी नहीं की? किसने नहीं की? हैंड रेज करो ना, वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, मतलब मैक्सिमम किसी ने नहीं की। अब सुन लो, आज से शुरू करना जाकर, है सबके पास बुक है? ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ कहां तक आपको रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, नोट्स पे लिख लेना, इस पेज नंबर तक कर लेनी है, नीव एनसीईआरटी वाली। पहला पेज पढ़ना है पूरा, दूसरा पेज पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब करा दिया ये सब पढ़ना है, दूसरा पेज भी पढ़ना है। फिर तीसरे पेज पे आ जाना, पेज नंबर 31 दिखा रहा है यहाँ पे, चार्ज टू मास रेशियो हो चुका है, हो चुका है चार्ज टू मास रेशियो, ये भी करना है। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन हो चुका है, मिलिकन सॉइल, ये इसका हाँ बताओ बताओ।
हम्म, ये हाँ 1.6 ही लिखेंगे, कैलकुलेशन में इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी के लिए हुए, जब हम न्यूमेरिकली कैलकुलेशन करेंगे तो 1.6 लेकर कर देंगे भाई, ये तो पॉइंट के बाद की वैल्यूज है ना, इनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये डायग्राम याद करो हमने बनाया था डेविएशन वाला, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो चुका है। ठीक है, मिरिकल्स ऑयल ड्रॉप मेथड हो चुका है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रीन वाले स्पेस में लिखा हुआ। Q इज इक्वल्स टू एन ई हो चुका है फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू एन ई फॉर्मूला हो चुका है ना। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स वो 4 प्रॉब्लम हो चुकी हैं, 1 2 3 4, 4 प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूल्स का बनना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्ब और एमिट होना किसी भी एटम से, वो बढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। फिर इसके बाद ये भी पढ़ना है, ये टेबल बनाई थी हमने, है ना। फिर इसके बाद थॉमसन मॉडल हो चुका है, क्या अभी आज एक्सरे बताया, डिस्कवरी किसने की थी, रोंजन ने। क्या फिर उसके बाद हमने हेनरी बेकरल का रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है, कौन कौन सी रेज होती है, अल्फा बीटा गामा। फिर उसके बाद क्या हमने ये पढ़ा है, ये कि जो बीटा रेज है वो अल्फा पार्टिकल के कितना पावरफुल है, पेनिट्रेटिंग पावर है 100 टाइम्स, और गामा रेज कितना पावरफुल है 1000 टाइम्स अल्फा पार्टिकल से। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, क्या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो चुका है ये वाला, उसके ऑब्जर्वेशन के बाद उसके कंक्लूजन हो चुके हैं, है ना। ये भी पेज पढ़ लेंगे हम। फिर नेक्स्ट पेज, क्या आइसोबार आइसोटोप सर ने बताया आपको, अभी नहीं पढ़ाया सर ने, नहीं बताया अभी, आज क्लास हुई थी सर की नहीं, अभी नहीं पहुंचे वहां तक, वो बताएंगे सर। वैसे पता है आइसोटोप आइसोबार या पढ़ाऊं, वैसे सर बताएंगे और 9th-10th में होता भी है, इसलिए मैंने स्किप कर रखा है, वो सर बताएंगे आइसोटोप एंड आइसोबार। एटॉमिक नंबर मास नंबर बताऊं, ये भी 9th-10th में पढ़ा होता है, और सर ने ये बता दिया क्या एटॉमिक नंबर मास नंबर, एटॉमिक नंबर बता दिया, वो आइसोटोप भी बता देंगे, है ना, वो बता देंगे सर। क्लासेस आपकी थोड़ी सी कम है ना, तो उनको तो बता दिया, उनकी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, वैसे ये बहुत टफ टॉपिक है, एटॉमिक नंबर मास नंबर, ये 9th-10th में भी है, नहीं है, हाँ बहुत बढ़िया, चलो है तो। ये करने के बाद फिर ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, एटॉमिक नंबर मास नंबर की बहुत सिंपल है, सर बता देंगे, शीट भी दी होगी आपको, एक दिए डीपीपी कोई सर ने, है ना, हाँ उसी टाइप के क्वेश्चन है ये भी, ये जो दे रखे हैं यहाँ पे, ये एक्सरसाइज वो प्रॉब्लम 2.2 दे रखी है, प्रॉब्लम 2.1 दे रखा है, पूछ रखा है बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन बता दो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता दो, न्यूट्रॉन बता दो। ये कोई पूछने वाली बात है, इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है 35, कितने इलेक्ट्रॉन है 35, कितने न्यूट्रॉन है 80 माइनस 30, ये है कुछ बताने वाला, ये 10th में भी और सर भी आपको उसको बता देंगे, ठीक है, फिर भी बता देंगे, है ना। तो ये तो हमारा सर बता देंगे। अब आगे चलो, क्या हमने लिमिटेशंस पढ़ लिए हैं, मतलब ड्रॉबैक पढ़ लिए रदरफोर्ड के, क्या नहीं पढ़ा है, ये पढ़ लिया ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, है ना। मैंने सबको सब बता दिया कि प्लेनेट्स की तरह है बिल्कुल, जैसे प्लेनेट्स का चलता है उसी तरीके से किसका चलता है, प्लेनेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, 2 मास बॉडी के लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होता है। यहां ग्रेविटेशनल और मॉडल में कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वो ये होता है फोर्स K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखो दोनों की नेचर एक सी है ना, वहां m1 m2 है, यहाँ Q1 Q2 है, यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ भी r स्क्वायर है, यहाँ g कांस्टेंट है, यहाँ k कांस्टेंट है, इसलिए रदरफोर्ड ने कंपेयर किया था। ठीक है, ये भी पढ़ना है आपको पेज। इसके बाद हम कहां तक पहुंच गए ये बता रहा हूं मैं, लास्ट हेडिंग मैंने ये लिखाई है, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, और अभी मैंने 2 पॉइंट ये लिखाए थे, क्या, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और दूसरा क्या लिखा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ठीक है, तो हमने यहां तक कर दिया, फिर इसके बाद हम यहां कर, तो यहां तक पढ़ना आपको। अब देख लें, अगर बुक लाए हो तो यहाँ पे टिक लगा ले, और नई बुक में पेज नंबर है हमारा 37 पेज तक, तो 37 पेज तक पढ़ लो, और जो लाइन समझना है उससे अंडरलाइन करके ले आओ कि हम ये सर से पूछेंगे, हमें समझ में नहीं आया क्या है, और मुझसे आगे पूछ लो।
ठीक है, तो ये 4-5 पेज है, तो क्या आज घर जाकर पढ़ लेंगे ये चारों पेज? बताओ सुहानी, पढ़ लोगे क्या? हाँ जी, बाकी बताओ। तो कल मैं आते ही पूछूंगा कि देखो ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कोई ये ना कहे कि सर हम भूल गए, सर वो नींद आ गई थी, और सर वो कुछ रसगुल्ले खा लिए थे, वो थोड़ा रसगुल्लों के चक्कर में नहीं पढ़ पाए। ऐसा मत कहना ना, पढ़ ही लेना, मतलब डेली बेसिस का काम डेली ही करना, ठीक है। तो ये चलो, तो अब आगे तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना, टाइम भी हो रहा है और अब थोड़ा सा मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में। बस ये है कि बस ये बता दें आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आप बताएं। रदरफोर्ड पढ़ा है, ठीक है, और अच्छा ठीक है, चलो मैं कुछ एक एक ऐसी क्वेश्चन पूछ, और क्या पढ़े, क्या पढ़े? एक्सरेज, हाँ अब बताओ एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की थी? रोंजन, रोंजन जो है ना, प्रोफेसर थे वो, उन्हें बोलते थे प्रोफेसर रोंजन, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी? हेनरी बैकरल, हेनरी बैकरल ने की थी, ठीक है। गामा रेस की पेनिट्रेशन पावर अल्फा से कितने टाइम्स होती है, और बीटा की? ठीक है। रदरफोर्ड ने 3 ऑब्जर्वेशन देखे थे स्कैटरिंग के, 3 या 4, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे? पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? सीधे चले जाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो डेविएशन बढ़ेगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? पहला पॉइंट, मैक्सिमम पार्ट एटम का क्या है? एम्प्टी। दूसरा पॉइंट क्या है? सेंटर पे है। तीसरा पॉइंट क्या है? बहुत छोटा है। कुछ वैल्यूज है अप्रोक्सीमेट एटम के साइज की और न्यूक्लियस के साइज की, क्या क्या वैल्यूज है? 10 और न्यूक्लियस 15 मीटर, ठीक है। इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर डेली लाइफ में किसी के एग्जांपल से कंपेयर करें एटम और न्यूक्लियस को, फुटबॉल ग्राउंड क्या है? एटम। फुटबॉल ग्राउंड के अंदर रखी फुटबॉल क्या है? अब इमेजिन करो साइज का डिफरेंस, खुद ही दिख जाएगा कितना डिफरेंस है। कभी कभी तो इतनी सी दिखती है फुटबॉल और ग्राउंड तो बहुत बड़ा दिखता है ना। इसके बाद क्या है रदरफोर्ड के ड्रॉबैक? पहला पॉइंट क्या है ड्रॉबैक में? जो थ्योरीज है, पहले तो बताओ क्या थ्योरी थी जिसने रदरफोर्ड को गलत साबित किया? वो क्या कहती है कि चार्ज्ड पार्टिकल मूव क्या है, ऐसी मूव करता है या एक्सेलरेट करता है? एक्सेलरेट करता है। एनर्जी वो रिलीज करेगा अपने अंदर से, किस फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में। तो धीरे धीरे वो कहां गिर जाएगा? धीरे धीरे स्पाइरल पाथ बनाता हुआ कहां गिर जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया के सारे एटम स्टेबल है, हम भी तो एटम से मिलकर बने हुए। अगर ऐसा होता तो हम भी नहीं रहते, हम भी गिर जाते ऐसी, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने दी थी? मैक्सवेल, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? बोहर मॉडल के डेवलपमेंट, मतलब कौन से डेवलपमेंट थे जिसने जिसको बोहर मॉडल ने अपने मॉडल में यूज किया? तो 2 डेवलपमेंट है। एक तो डुअल करेक्टर ऑफ ईएमआर, ईएमआर बोल दिया करो शॉर्ट में, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और लिखने की भी जरूरत नहीं है, शॉर्ट में भी लिखा करो ईएमआर। मैं भी ईएमआर ही बोलूंगा, आप भी ईएमआर लिखो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कौन सी नेचर होती है? 2 नेचर होती है। दोनों में से कौन सी सही है? आज तक नहीं पता चल पाया, दोनों सही है। क्यों दोनों क्यों सही है? कुछ फेनोमिना किससे एक्सप्लेन होती हैं? वेव से। और कुछ किससे प्रूव होती हैं? पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल से प्रूव होती है और कुछ वेव से प्रूव। आज तक नहीं पता चल पाया
कि इनमें कौन सी सही। ठीक है, तो लगभग बेल लगने वाली है, तो आज इतना ही कर लेते हैं।